हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम हाउस प्रॉपर्टी में 24A और 24B डिडक्शंस के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो बोर्ड पे देखिए आप कि सपोज एक्स एक असेसी है और ये ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। एक्स ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। इसने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को लेट आउट कर दिया, यानी किराए पे दे दिया। तो एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को रेंट पे दे दिया और रेंट कितना चार्ज कर रहा है एक्स? 10,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद वाई जो कि टेनेंट है वाई, इसने इस प्रॉपर्टी का जो इसने किराए पे लिया था किसे? एक्स से, उस प्रॉपर्टी का 50% पोर्शन जेड को किराए पे दे दिया और उसके लिए ये 8,000 रुपीज पर मंथ जेड से चार्ज करने लगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या वाई किसी और की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को रेंट पे दे सकता है? जी दे सकता है, अगर जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, एक्स और वाई के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट बना है, अगर उसके एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कोई क्लॉज है कि वाई इस प्रॉपर्टी को फर्दर लेट आउट कर सकता है, अगर ऐसा कोई क्लॉज लिखा हुआ है उसमें, तो ये वाई कर सकता है लीगली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो मान लीजिए इसने पहले से ही एक्स के साथ जो एग्रीमेंट करा था वाई ने, उसके अंदर मेंशन करा दिया था कि मैं इस प्रॉपर्टी को फर्दर, इसके कुछ पार्ट को या पूरी प्रॉपर्टी को मैं आगे किसी दूसरे पर्सन को भी रेंट पे दे सकता हूं। तो अगर इसने एक्सेप्ट करा है, किसने? ओनर ऑफ द हाउस ने ये एक्सेप्ट करा है कि ठीक है भैया, मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया है, आप चाहो तो आप इसको फर्दर किसी को कुछ पोर्शन या फिर पूरी प्रॉपर्टी आगे भी लेट आउट कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा क्लॉज इनके बीच के जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ उसमें है तो ये वाई कर सकता है। ठीक है। तो अब वाई ने क्या करा, इस प्रॉपर्टी का 50% पोर्शन जेड को रेंट पे दे दिया। भाई वो खुद यूज कर रहा था उस प्रॉपर्टी को रहने के लिए, अब वो प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसका ये पूरा यूज नहीं कर पा रहा था। कौन? वाई। तो इसने क्या करा, उस प्रॉपर्टी का 50% पोर्शन जेड को दे दिया और उससे 8,000 रुपए रिसीव करने लगा, 8,000 रुपीज। तो अब हम समझते हैं कि इस केस में जो इनकम जनरेट हुई इन दी हैंड्स ऑफ एक्स और इन दी हैंड्स ऑफ वाई, वो कहां कहां कैसे कैसे टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो देखिए, जो रेंट वाई ने एक्स को दिया 10,000 पर मंथ का, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहां जो इनकम हो रही है एक्स की, वो ओनर है, घर का ओनर है। तो जब एक्स के पास ये रेंट जाएगा तो ये जो रेंट की इनकम जनरेट होगी वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब वाई के पास भी इनकम आ रही है, किसके पास से आ रही है? जेड जो इसको रेंट दे रहा है, वाई को रेंट जो ये रिसीव कर रहा है 8,000 रुपीज पर मंथ वाई, ये वाई के हैंड्स में इनकम है। जी बिल्कुल है इनकम। तो क्या ये जो वाई रेंट रिसीव कर रहा है इसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करें? तो आंसर होगा नो, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में वाई जो है वो टेनेंट है, घर का टेनेंट है, ये ओनर नहीं है। और हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जब ही टैक्सेबल होगी जब रेंट रिसीव करने वाला पर्सन घर का ओनर हो। यानी अगर घर का ओनर होगा, जैसे इस केस में एक्स ओनर है, तो जो भी रेंट इसको रिसीव हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। बट यहां वाई को जो रेंट रिसीव हो रहा है घर के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्यों नहीं टैक्सेबल हो सकती? क्योंकि वाई जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। तो इस केस में हम जो भी वाई की इनकम है वो कौन से हेड में टैक्सेबल करें? इस केस में जो भी वाई ने रेंट रिसीव किया है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। और ये जो इनकम रिसीव हुई वाई को, इसी इनकम को हम कहेंगे सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी टेनेंट ने एक हाउस किसी दूसरे पर्सन को किराए पे दे दिया और उस दूसरे पर्सन से किराया रिसीव कर लिया। तो जो टेनेंट की इनकम हुई हाउस को किराए पे देने से, उस इनकम को हम कहते हैं सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है ना, और ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी। तो सपोज मैं वाई की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, वाई की इनकम, तो वाई की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, वाई को कितना रेंट रिसीव होगा, 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12, 96,000। अब वाई रेंट कितना पे कर रहा है इसके लिए, इस पोर्शन के लिए वाई कितना रेंट पे कर रहा है, रेंट पेड टू एक्स, एक्स को कितना रेंट पे कर रहा है, तो ये पूरे घर के लिए 10,000 रुपीज रेंट पे करता है वाई। इस पोर्शन कितना है, 50% पोर्शन के लिए फिर इसका कितना प्रोपोर्शनेट रेंट हुआ, 5,000, 10,000 का हाफ कर दिया 5,000, यानी इस पोर्शन के लिए वाई 5,000 रुपीज पे कर रहा है एक्स को, तो यानी इस पोर्शन के लिए पेमेंट हो गई 60,000 रुपीज की। 96,000 रुपीज वाई को रिसीव हुआ रेंट करके, जेड से मिला इसको, और वाई ने एक्स को इसी पोर्शन के लिए 60,000 रुपए साल का रेंट पे किया है। तो साथ ही ये भी लिख लेते हैं कि सपोज वाई ने कुछ एक्सपेंसेस किए रिपेयर के, सपोज इस पोर्शन के ऊपर कुछ रिपेयर के एक्सपेंसेस किए, रिपेयर एक्सपेंस किसने किए, वाई ने किए। कितना रिपेयर एक्सपेंस किया, मान लेते हैं सर 6,000 रुपीज का रिपेयर एक्सपेंस किया इस पोर्शन के ऊपर। अगर मान लीजिए पूरे घर पे 12,000 होता तो इस पोर्शन पे मैं 6,000 माइनस करता, ठीक है, तो ये भी यहां पे माइनस हो जाएगा, और नेट इनकम इसकी कितनी मानी जाएगी, 30,000। ये 30,000 इनकम वाई की मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 30,000 रुपीज की इनकम हुई वाई की, वो मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या अदर सोर्सेस हेड में जाके जुड़ जाएगी, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो एज पर स्लैब रेट लगेगा, अदर सोर्सेस में अकाउंट हो जाएगी और स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दे तो जो भी इनकम जनरेट होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होती है। और फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस करे हैं उस पर्सन ने, जैसे इसको रिसीव हुआ 96,000, लेकिन इसी पोर्शन का रेंट वाई एक्स को पे कर रहा है, तो वो रेंट ये माइनस कर सकता है। इसके साथ ही अगर इस पोर्शन पे जिसके अगेंस्ट उसने रेंट रिसीव किया है जेड से, वाई ने कोई भी एक्सपेंसेस कर रखे हैं, तो वो एक्सपेंस भी माइनस करना अलाउड है। तो 96,000 रेंट रिसीव हुआ इसको जेड से, 60,000 इसने एक्स को रेंट पे किया, और 6,000 का एक्सपेंस किया था इसी पोर्शन से रिलेटेड, तो ये सारा माइनस हुआ, और 30,000 जो अमाउंट बचा वाई के लिए, ये वाई की इनकम मानी जाएगी, और ये इनकम इंक्लूड हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और फिर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल भी हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने आपको सारा का सारा ये प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।